Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Students, this is one of the lesson from the series of literary criticism, and here we will be discussing critical essay, tradition and individual talent, which is written by T.S. Eliot. स्टूडेंट्स, ये ऐसे जो है ये एक्चुअली टी.एस. इलियट ने इसमें पोएटिक क्रिएशन के बारे में बताया है। बिल्कुल ऐसे जैसे वर्ड्सवर्थ ने एक पोएटिक क्रिएशन का प्रोसेस बताया था, इसमें टी.एस. इलियट ने बताया है कि अच्छी पोएट्री प्रोड्यूस करने के लिए किन को कौन-कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं और पोएट को किन-किन बातों का इल्म होना चाहिए, उनको किन चीज़ों के लिए उसको केयरफुल होना चाहिए, यानी कि अच्छी पोएट्री प्रोड्यूस करने के लिए जो नेसेसरी चीज़ें हैं, उनको इसने इस ऐसे में डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। स्टूडेंट्स, T.S. Eliot was an American English poet, playwright, and literary critic. T.S. Eliot's critical essay, Tradition and the Individual Talent, was first published in the London literary magazine The Egoist, and later in Eliot's first book of criticism, The Sacred Wood. It remains one of his best-known essays, having contributed heavily to the foundings of the new criticism movement. स्टूडेंट्स, टी.एस. इलियट का ये जो क्रिटिकल ऐसे है, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, फर्स्ट टाइम ये एक लिटरेरी मैगजीन इगोइस्ट में पब्लिश हुआ था और उसके बाद जो इसकी पहली क्रिटिसिज्म की बुक पब्लिश हुई थी 1920 में, जिसका नाम था सेक्रेड वुड, इसमें ये शामिल किया गया था और ये इसके बेस्ट नोन एसेस में से है और ये इसके क्रेडिट पे सबसे ज़्यादा जो है वो सिग्निफिकेंट ऐसे काउंट किया जाता है। This essay's attack on the certain critical views in Romanticism, particularly on the idea that poem is primarily the expression of the personality of the poet, and sheds light on the necessity of the past poets while judging the work of the new poets. Students, ये जो ऐसे है ये एक्चुअली अटैक है रोमांटिक व्यूज पे। रोमांटिसिज्म के जो व्यूज थे रिलेटेड टू पोइट्री, उन पर ये अटैक है क्योंकि रोमांटिक्स का कहना ये था कि पोइट्री इज द ओवरफ्लो ऑफ योर इमोशंस, लेकिन जो टी.एस. इलियट है उसका व्यू पोइट्री के बारे में बिल्कुल डिफरेंट है, वो हम अभी आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन वो रोमांटिसिज्म के इन व्यूज को टोटली डिनाई करता है और एक नई फाउंडेशन रखता है पोइटिक प्रोसेस की। देखते हैं वो क्या फाउंडेशन है। Students, this essay consists of three parts. The first part talks about the tradition, and the second part tells us about the theory of impersonality, and the third part is the conclusion of this essay. First of all, we'll discuss the concept of tradition. Students, according to T.S. Eliot, English don't see the word tradition in positive way. When the English praise a poet, they praise him for those aspects of his work which are individual and original. But if they examine critically, they will realize that the best and the most individual part of the poet work bears the influence of the writers of the past. Students, ये सिलिट का कहना ये है कि इंग्लिशमैन जो हैं, जो ब्रिटिश हैं, वो पोइट को जब भी उसकी तारीफ करते हैं तो पोइट के उस वर्क की तारीफ करते हैं जो बहुत इंडिविजुअलिटी रखता है, जो बहुत ओरिजिनल होता है, यानी कि उसमें एक यू कैन से डिस्टिंक्शन होती है जो दूसरे पोइट्स के काम से अलग होता है, वो उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन अगर वो क्रिटिकली उसके सारे वर्क को एग्जामिन करें तो उन्हें पता चलेगा उसके काम का वो वाला हिस्सा जो उसने अपने एंसेस्टर्स के अंडर इन्फ्लुएंस लिखा है, जो उसने अपने पास्ट पोइट्स के अंडर इन्फ्लुएंस लिखा है, वो इसके रिटन वर्क का सबसे बेस्ट पार्ट है। Eliot says that if this influence of tradition is imitation, the such a work must be discouraged. According to T.S. Eliot, tradition can't be inherited. It is learned by hard work. Only those can learn the tradition who have the historical sense. It means that one must know the whole literature of Europe from Homer to the present day. Students, T.S. Eliot का कहना ये है कि ठीक है, पोइट को ट्रेडिशन को फॉलो करना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है उसके
पोइटिक प्रोसेस के लिए और उसकी अच्छी पोइट्री प्रोड्यूस करने के लिए, कि वो ट्रेडिशन को फॉलो करे, कि वो अपने एंसेस्टर्स के अंडर इन्फ्लुएंस लिखे। लेकिन वो कहता है कि अगर ये ट्रेडिशन वो इस तरह से फॉलो कर रहा है कि वो इमिटेट कर रहा है, कॉपी कर रहा है किसी के काम की, तो इट मस्ट बी डिस्करेज्ड। ट्रेडिशन का मतलब हरगिज भी नहीं होता कि किसी के काम को आप इमिटेट करो। ट्रेडिशन का मतलब एक्चुअली ये होता है कि आप उन सारे पास्ट राइटर्स, पोइट्स को पढ़ो और ये देखो कि उन्होंने कौन सी टेक्निक्स यूज़ की हैं, किस किस्म के लिटरेरी एलिमेंट्स यूज़ किए हैं, किस तरह की वो मूवमेंट्स में वो काम कर रहे थे, ये सारा कुछ उन्हें सारे के सारे डिटेल से उनका एनालाइज किया जाए, उनको एनालिसिस किया जाए, तो फिर उसके अंडर इन्फ्लुएंस जो है वो जो काम होता है, उसको कह सकते हैं कि ट्रेडिशन को फॉलो किया गया है। तो ट्रेडिशन का मतलब हरगिज भी इमिटेशन नहीं होता। अकॉर्डिंग टू टी.एस. एलियट, ट्रेडिशन कांट बी इनहेरिटेड। टी.एस. एलियट कहता है कि ट्रेडिशन इनहेरिटेड नहीं होती, इसको सीखा जाता है हार्ड वर्क से। किस तरह सीखा जाता है कि आप सारे के सारे पास्ट के वर्क का एनालिसिस करो, उसमें से आप फाइंड आउट करो कि कौन सा काम अच्छा है, कौन सा बुरा है, और जो अच्छा काम है उसमें कौन सी टेक्निक्स यूज हुई हैं, उसमें कौन से लिटरेरी एलिमेंट्स यूज हुए हैं, वो किन मूवमेंट्स के अंदर काम हुआ है, तो उन सब चीज़ों को अपने काम पे अप्लाई करो। ओनली दोज कैन लर्न द ट्रेडिशन हु हैव द हिस्टोरिकल सेंस। ठीक है, वही लोग जो है वो ट्रेडिशन सीख सकते हैं जिनको हिस्टोरिकल सेंस है। अब इट मीन्स दैट वन मस्ट नो द होल लिटरेचर ऑफ यूरोप फ्रॉम होमर टू द प्रेजेंट डे। इसका मतलब ये है कि हिस्टोरिकल सेंस किसको कहते हैं। हिस्टोरिकल सेंस का मतलब ये नहीं कि आप पास्ट के किसी एक पॉइंट को ले लें और उसको आप पढ़ें और उसके सिर्फ उसके काम को एनालाइज करें और उसके काम को अपने काम पे अप्लाई करें। इसका मतलब ये है कि आपको यूरोप के सारे लिटरेचर्स का इल्म होना चाहिए, होमर से लेकर अब तक का, क्योंकि पास्ट और प्रेजेंट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है, हम इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते। Students, Eliot argues that no writer or piece of literature has value or significance when isolated from the literary canon. In order to judge a work of art or literature, it must be compared to the work of the past. एलियट कहता है कि किसी भी लिटरेचर को या किसी भी राइटर को हम आइसोलेटेड फॉर्म में जज नहीं कर सकते। जब तक हम इसके एंसेस्टर से, जब तक हम इसके पास्ट पॉइंट से, इसकी ट्रेडिशन से इसको हम रिलेट ना करें, कंपेयर ना करें, तो हम किसी भी तरह से उसकी सिग्निफिकेंस को जज नहीं कर सकते। इसलिए किसी राइटर को की सिग्निफिकेंस को, उसकी राइटिंग्स को जज करने के लिए कि वो अच्छी हैं, स्टैंडर्डाइज्ड हैं, बुरी हैं, उसको इसके पास्ट जो पोइट्स हैं उनके साथ कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है। No poet, no artist of any art has his complete meaning alone. His significance, his appreciation is the appreciation of his relation to the dead poets and artists. किसी भी पोइट को या किसी भी आर्टिस्ट को, वो चाहे वो किसी भी आर्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो म्यूजिशियन हो, चाहे वो ऐसे राइटर हो, चाहे वो पोइट हो, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, किसी भी आर्ट से रिलेटेड जो आर्टिस्ट है, उसके उसको हम अकेले में आइसोलेशन में जज नहीं कर सकते। उसकी सिग्निफिकेंस हमें तभी पता चलेगी जब हम उसका काम कंपेयर करेंगे डेड पोइट्स के साथ, आर्टिस्ट्स के साथ। डेड पोइट्स का मतलब उसके जो एंसेस्टर्स हैं, जो ऑलरेडी उस जो है जॉनरा में काम कर रहे हैं, कर रहे थे या कर रहे हैं, उनके साथ जब तक हम इसका कंपैरिजन नहीं करेंगे, हमें उस पोइट की, उस आर्टिस्ट की वैल्यू, उसके काम की वैल्यू हमें हरगिज भी पता नहीं चलेगी। सो इन ऑर्डर टू जज अ पोइट और एन आर्टिस्ट, we have to compare these artists and poets with the poets and artists of the past। पास्ट और प्रेजेंट को हम कंपेयर करने के बाद ही जो है वो कोई जजमेंट दे सकते हैं। Tradition is constantly changing and growing. Every great poet like Virgil, Dante, Shakespeare added something to the literary tradition. He says that the sense of tradition does not mean that poet should know only few great poets. He must also realize
that literary trends are not determined by the great poets alone. Smaller poets are also important. They should not be ignored. Students, T.S. Eliot का कहना है कि ट्रेडिशन चेंज होती रहती है, ग्रो करती रहती है। इसलिए हम सिर्फ डेड पोइट्स को, पास्ट पोइट्स को ही नहीं कंसीडर करेंगे। होमर से लेकर अब तक जितने भी राइटर्स या पोइट हैं वो सारे ट्रेडिशन में आते हैं। हर पोइट ने ट्रेडिशन में, लिटरेरी ट्रेडिशन में कुछ ना कुछ एडिशंस की हैं और वो एडिशंस होती रहती हैं, ये ट्रेडिशन ग्रो करती रहती है। इसलिए एक राइटर को जो है वो पास्ट पोइट्स के साथ साथ उनके कंटेम्प्रेरीज पोइट्स को भी मद्देनजर रखना होगा, उनकी लिटरेरी टेक्निक्स को भी देखना होगा, उनके काम को भी एनालाइज करना होगा। इस तरह से ही वो ट्रेडिशन को समझ सकता है, इसी तरह से वो ट्रेडिशन को फॉलो कर सकता है और अच्छी पोइट्री प्रोड्यूस कर सकता है। और इसके अलावा ऐसा नहीं कि वो पास्ट के किसी कोई ग्रेट पोइट्स को ले सिर्फ, क्योंकि कभी भी माइनर पोइट्स के बगैर लिटरेरी मूवमेंट, कोई भी जो है लिटरेरी ट्रेंड अधूरा होता है। स्मॉलर पोइट्स और ग्रेट पोइट्स मिलके ही लिटरेरी ट्रेंड्स जो हैं वो जनरेट करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट section is about theory of impersonality. Students, impersonality का मतलब ये है कि टी.एस. इलियट कहता है कि पोइट्री प्रोड्यूस करते हुए, पोइट्री लिखते हुए एक पोइट को बिल्कुल इम्पर्सनल होना चाहिए। उसको अपनी पर्सनैलिटी से, अपने इमोशन से हट के काम करना चाहिए। अपनी पर्सनैलिटी को, उसकी अपनी पर्सनैलिटी उसके काम में जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए। He says the emotions in poetry remains very complex and poets' personal emotions may be simple, and a poet has to deal with universal emotions. When a poet becomes personal while writing poetry, he will be considered bad poet. वो कहता है कि पोइट्री के इमोशंस और पर्सनल इमोशंस टोटली डिफरेंट होते हैं। जो हमें पोइट्री में इमोशंस शो करने हैं वो हमारे पर्सनल इमोशन से डिफरेंट होते हैं। हो सकता है कि हमें पोइट्री में बहुत से कम्प्लेक्स इमोशंस जो हैं वो देने हों, लेकिन हमारे इमोशंस जो हैं वो सिंपल हों। तो एक पोइट को पोइट्री लिखते हुए यूनिवर्सल इमोशंस के साथ डील करना होता है, इसलिए उसको अपनी पर्सनैलिटी को साइड पे रखकर जो है वो पोइट्री लिखनी है। When a poet becomes personal while writing poetry, he will be considered a bad poet. जब वो पोइट पर्सनल हो जाएगा पोइट्री लिखते हुए, अपने इमोशंस को लिखने लग जाएगा, अपने इमोशंस के बारे में सोचेगा, तो वो एक बुरा पोइट होगा। Only when a poet escapes from his emotions, the great poetic creation comes out. सिर्फ एक पोइट उसी वक्त अच्छा पोइट बन सकता है जब वो अपने इमोशन से एस्केप हासिल करता है। जब वो अपने इमोशंस को साइड पे रख के लिखता है, तभी वो एक ग्रेट पोएटिक क्रिएशन जो है उसके अंदर से बाहर आती है। There is always a difference between artistic emotions and personal emotions. I have already told you about this. He quotes the example of Ode to Nightingale by Keats that contains number of emotions that have nothing to do with Nightingale. वो एग्जाम्पल देता है कीट्स की जो ऑड है, ऑड टू नाइटिंगेल, उसकी के कीट्स ने उसमें बहुत सारे इमोशंस ऐसे हैं जो कि जिनका नाइटिंगेल के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो कीट्स के पर्सनल इमोशंस हैं। तो नाइटिंगेल के इमोशंस और कीट्स के इमोशंस में बड़ा डिफरेंस है, लेकिन ये कि उस कीट्स इम्पर्सनल होके नहीं लिख सका। उसने अपने इमोशंस, जो उसके अंदर इमोशंस क्रिएट हो रहे हैं, वो जनरेट हो रहे हैं, वो इमोशंस जो हैं वो उसकी पोएट्री में हमें नज़र आते हैं। अदरवाइज़ जो नाइटिंगेल के जो कीट्स के इमोशंस हैं, उनका नाइटिंगेल के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। Students, Eliot rejects the Wordsworth theory of poetry and finds out that in the poetic process there is only concentration is needed. आपको पता है कि वर्ड्सवर्थ ने जो पोइट्री की डेफिनेशन दी कि पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ द पावरफुल फीलिंग्स रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। एलियट इसको मुकम्मल तौर पे डिनाई करता है। वो कहता है
ऐसा कुछ भी नहीं होता। ट्रैंक्विलिटी की ज़रूरत नहीं होती है कि वहाँ बैठ के आप अपना सारा कुछ रिकलेक्ट करो और लिखो। पोइट्री के लिए सिर्फ कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। वो आप हज़ार बंदों के बीच में भी कंसंट्रेशन बैठ के कर सकते हो और वो ट्रैंक्विलिटी में भी हो सकती है। इलियट सेज पोइट्री इज़ नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशंस बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशंस। इलियट कहता है कि पोइट्री जो है वो अपने इमोशंस को लूज कर देना नहीं है, अपने इमोशंस को तहरीर कर देना नहीं है, बल्कि इन इमोशन से एस्केप हासिल करना है। इट इज़ नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी। उसका कहना है कि पोइट्री आप किसी शायर की पर्सनैलिटी का एक्सप्रेशन नहीं है, बल्कि उसको उसको अपनी पर्सनैलिटी से शायरी लिखते हुए अपनी पर्सनैलिटी से एस्केप हासिल करना चाहिए। सिर्फ इसी तरह से ही कैन राइट अ गुड पोइट्री। स्टूडेंट्स, इलियट ने अपने इस पॉइंट ऑफ व्यू को प्रूफ करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी है, एक साइंटिफिक एग्जाम्पल दी है और उसने पोइट के माइंड को एक कैटलिस्ट से कंपेयर किया है और कहा है इन द प्रेजेंस ऑफ फिलामेंट ऑफ प्लैटिनम दे फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड. This combination takes place only if the platinum is present. Nevertheless, the newly formed acid contains no trace of platinum, and the platinum itself is apparently unaffected, has remained inert, passive, and unchanged. Such is the case with poet's mind. Students, ये इसीलिए कहता है कि अगर दो गैसेस को मिक्स किया जाए, ऑक्सीजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्साइड को अगर मिक्स किया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, तो सल्फ्यूरिक एसिड क्रिएट होता है। लेकिन इस सारे प्रोसेस में प्लैटिनम जो है वो अनइफेक्टेड रहता है, ना उसके जो ट्रेस हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड पे आते हैं, ना सल्फ्यूरिक एसिड के ट्रेस जो हैं वो प्लैटिनम पे आते हैं। इसका मतलब ये है कि प्लैटिनम एक ऐसी चीज़ है इसमें जो अनइफेक्टेड रहता है, जबकि दो गैसेस के मिलने से एक सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो इसी तरह पोइट का माइंड है, जब वो पोइट्री क्रिएशन करता है तो उसका माइंड बिल्कुल अनइफेक्टेड रहता है। जो इमोशंस होते हैं, जो पोइटिक प्रोसेस होता है उसके दौरान में उसका जहन जो है उसका इफेक्ट उस पोइटिक प्रोसेस पे नहीं पड़ता, यानी कि उसके अपने जो इमेजिनेशन है, अपने इमोशंस जो है वो उस पोइटिक क्रिएशन पे असरअंदाज नहीं होते। वो टोटली उसका ट्रेस, उसके ज़हन का ट्रेस, उसकी पर्सनैलिटी का ट्रेस उसकी पोएटिक क्रिएशन में नहीं आता। बिल्कुल ऐसे ही जैसे प्लैटिनम का कोई ट्रेस सल्फ्यूरिक एसिड पे नहीं हुआ आता। बिल्कुल इसी तरह से। तो इस तरह से उसने इस चीज़ को अपने पॉइंट ऑफ व्यू को स्ट्रॉन्ग किया है। So student, the last part of this essay is the conclusion. In part 3 of the essay, Eliot concludes that the poet is only capable of surrendering themselves to their work if they have acquired a good sense of tradition. Students, Eliot का कहना है कि पोइट इम्पर्सनैलिटी कैसे अचीव कर सकता है, कैसे अटेन कर सकता है, जब वो अपने आप को अपने काम के सामने सरेंडर कर देगा। और वो सरेंडर कैसे कर सकता है, जब उसमें बहुत अच्छी ट्रेडिशन की सेंस होगी, जब वो ट्रेडिशन को समझता होगा, तभी वो अपने आप को सरेंडर कर सकेगा अपने काम के सामने, तभी। और बाय सरेंडरिंग देमसेल्व्स टू देयर वर्क दे कैन गेट इम्पर्सनैलिटी। वो इम्पर्सनैलिटी तभी हासिल कर सकेंगे जब वो खुद को सरेंडर कर सकेंगे, और सरेंडर तब कर सकेंगे जब वो ट्रेडिशन की सेंस उनमें डेवलप होगी। एंड ही इज नॉट लाइकली टू नो व्हाट इज टू बी डन अनलेस ही लिव्स इज इन व्हाट इज नॉट merely the present but the present movement of the past, unless he is conscious not what is dead but of what is already living। और वो जो पोइट है, जो उसने क्रिएट किया है, उसे तब तक नहीं पता चलेगा कि उसने क्या लिख दिया है, क्या क्रिएट कर दिया है, जब तक कि उसको पास्ट की सेंस नहीं होगी और जो प्रेजेंट है उसकी सेंस नहीं होगी। यानी कि जब तक उसको ट्रेडिशन की सेंस नहीं होगी, तब तक उसे नहीं पता चलेगा
कि उसने जो काम लिखा है, जो उसने पोइट्री लिखी है, ये वैल्यूएबल है या नहीं, ये अच्छी है या नहीं। अगर उसे ट्रेडिशन की अच्छी सेंस होगी, वो अपने पास्ट एंसेस्टर्स के काम को समझता होगा, उसने उनको एनालाइज़ किया होगा, तो वो उसको उसके काम को अपने काम के साथ कंपेयर करके वो जज कर सकेगा खुद भी कि आया कि उसने जो प्रोड्यूस किया है, जो उसने राइट किया है, लिखा है, वो सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो स्टूडेंट्स ये था थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी which is given by T.S. Eliot. The next lecture will be about poetics. So students, uh, wait for the next lecture and subscribe the channel so that you can get it in time. Till then, Allah Hafiz.